Hello students, now we begin our second part of this chapter planned development. इंडिया के पास दो प्रपोज़ल आई थी। एक तो आया था यूएसए के द्वारा कि वो इंडिया जो है कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर ले, और एक आया था यूएसएसआर के द्वारा जो कि था ईस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, और सोशलिस्ट मॉडल। पर इंडिया ने दोनों में से एक को भी अच्छे से अडॉप्ट नहीं किया। इसने क्या किया, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, मतलब कि इसमें सोशलिस्ट मॉडल के भी और कैपिटलिस्ट मॉडल के भी जो फीचर्स थे इन दोनों को इंडिया ने अडॉप्ट किया, जिससे कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल एमर्ज इन इंडिया वेयर अ मोस्ट beneficial combination of socialistic and capitalist economies were instituted, फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो कि एमर्ज हुआ था इंडिया में, उसमें दोनों के दोनों जो मॉडल थी इनका कम्बिनेशन जो था वो बेनिफिशियल रहा हमारे लिए, जिसमें कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स को इंक्लूड किया गया। अब आता है इंडिया में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था डेवलपमेंट के लिए, और इसको सेटअप किया गया था 15 मार्च 1950 को, और इसके चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर। और 2014 में प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस किया अपना डिसीज़न कि वो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे नीति आयोग से, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाउ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उसका टाइम पीरियड रहा था 1951 से 56 तक का, और ये हेड किया गया था के.एन. राज के द्वारा, जो कि एक यंग इकोनॉमिस्ट थे। और इसका फोकस रहा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की गई थी डैम्स और इरिगेशन में, और इसमें लैंड रिफॉर्म्स किए गए, बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे। अब आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961 के तक था, और ये पीसी महलनोबिस जो हैं उनकी लीडरशिप के अंडर आया था, और इसका फोकस था मेनली इंडस्ट्रीज़ पर। हैवी इंडस्ट्रीज़ को इसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, और टैरिफ्स को इम्पोज किया गया था इंपोर्ट पर, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब आता है की कंट्रोवर्सीज चली थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या थी, इंडिया ने ना तो फॉलो किया कैपिटलिस्ट मॉडल को, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, प्राइवेट सेक्टर होता है जो कि, और ना ही सोशलिस्टिक को, पब्लिक सेक्टर मॉडल को। थर्स जो एलिमेंट्स थे दोनों इन मॉडल्स की, उनको मिक्स कर दिया गया और इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया गया। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या मेन कॉन्फ्लिक्ट रहा कि परमिट और लाइसेंस सिस्टम सेट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ भी काम करना चाह रहा है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाह रहा है, तो उसको परमिट की ज़रूरत होगी और लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और इसमें कम फोकस रहा था पब्लिक सेक्टर पर। और क्या रहा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में क्या कंट्रोवर्सीज थी। चौधरी चरण सिंह जो थे वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर पार्ट बने प्लानिंग का, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान एग्रीकल्चर को ज़्यादा वो किया गया था, क्या बोलते हैं हम उसे, प्रमोट किया गया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान के द्वारा इंडस्ट्रीज़ को। तो चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि एग्रीकल्चर पार्ट बने प्लानिंग का, और वो होना ही चाहिए। और इंडस्ट्रीज़ जो थी वो क्लेम कर रही थी कि बिना इंडस्ट्रीज़ के कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम रहेगी। आउटकम्स क्या रहे प्लान डेवलपमेंट के, मेजर आउटकम जो थी प्लान डेवलपमेंट के, वो पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव्स भी थे। पॉजिटिव कैसे थे कि जब तक हम, जैसे कि हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की पहले से, तो हमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं उसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि इसमें क्या हुआ कि जीडीपी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई पहले से, और लेबर जो था उसको काम मिला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। और नेगेटिव आउटकम्स क्या रही, जैसे कि की कंट्रोवर्सीज बढ़ गई कि किसी प्लान में किस चीज़ पर फोकस डाला गया, किसी प्लान पर किसी में डाला गया, ठीक है। तो इसके नेगेटिव आउटकम्स भी रहे कुछ। और फाउंडेशन देखो, पहले एक बार नेगेटिव आउटकम्स वो देखो, जब इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया तो उसमें मशीन्स का ज़्यादा काम हो गया, जिससे कि
लेबर जो था उसको काम नहीं मिल पाया, तो इसका ये नेगेटिव आउटकम रहा प्लान डेवलपमेंट का। अब आता फाउंडेशन, डायरेक्शन टुवार्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी मेन क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। डैम्स, हैवी इंडस्ट्रीज़ और बाकी जो ऐसी चीज़ें थी जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए, उनको एस्टेब्लिश कर दिया गया। डैम्स को एग्रीकल्चर के लिए और हैवी इंडस्ट्रीज़ को किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए उसको इम्प्रूव कर दिया गया। और लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे जिसमें कि ज़मींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया और अटेम्पटेशन ऑफ लैंड कंसोलिडेशन प्रोग्राम को अटेम्प्ट किया गया। लैंड सीलिंग एक्ट पास कर दिया गया। लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है? लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि लैंड एक जगह देना किसानों को। जैसे कि पहले हमने देखा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर क्या था कि जो लैंड था वो अलग अलग जगह पर था, फ्रेगमेंटेड था, किसी जगह पर कैसा था, किस जगह पर अलग था। और एक ही किसान के पास, एक किसान या ज़मींदार के पास एक जगह तो थी, किसी मान लो किसी जगह एक जगह एक पर्टिकुलर एरिया में थी, दूसरी जो था वो अलग एरिया में था उसका टुकड़ा। तो अब बाद में इसको लैंड सीलिंग एक्ट को पास किया गया जिसके अंडर एक सिंपल लैंड आ गया, एक पर्टिकुलर लैंड आ गया। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन किया गया रोड्स और रेलवे ट्रैक्स का जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इम्प्रूव कर दिया गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1966-67 के दौरान डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा, जिसमें कि ग्रीन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। मॉडर्न इनपुट्स लाए गए जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाईली सब्सिडाइज प्राइस दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर इनको यूज़ किया जाएगा तो आपको हाई सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन कंट्री। और ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन जो था क्रॉप्स का वो बढ़ गया और फूड की अवेलेबिलिटी जो थी कंट्री में वो भी बढ़ गई। कुछ रीजंस थे जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो था वो एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस बनने लगे पूरी कंट्री में। वाइट रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट किया गया मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं वर्गीस क्यूरीन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ही लॉन्च्ड गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड विच इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ अमूल। अभी ये पेरेंट कंपनी है अमूल की। और इसके फेलियर क्या रहे प्लान डेवलपमेंट के? लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया परंतु वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। जो अमीर लोग थे उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट होने लगे। पॉवर्टी जो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी। और बाद में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे? डेवलपमेंट जो थी इंडिया में वो 1960s की एंड से शुरू होने लग गए थे। 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1969 में। गवर्नमेंट ने प्रो पुअर प्रोग्राम्स को अनाउंस किया गया ताकि पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सके। लैंड सीलिंग एक्ट कर दिया गया अर्बन एरियाज़ में भी। और 1967 से रिस्ट्रिक्शंस किए गए थे जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री पर। और नीति आयोग क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था नेसेसरी और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना यूनियन गवर्नमेंट को भी और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी रिगार्डिंग दी पॉलिसी मेकिंग। और कौन थे इसके हेड? प्राइम मिनिस्टर। और इसको नीति आयोग को और क्या बोला जाए? थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और ये था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड था जो कि इंश्योर करता है इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा सभी स्टेट्स का कंट्री में। लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम, एडॉप्शन ऑफ बॉटम अप अप्रोच। लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम का मतलब है कि लंबे समय तक वो पॉलिसी चलाई जाएगी जो कि नीति आयोग के द्वारा एडवाइज की जाएगी। और लंबे समय तक प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिससे कि एजुकेशन जो है और बाकी जो सभी चीज़ें हैं जो कि चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई करने के लिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या था? जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद बोला जाता था पहले। ये सेटअप हुआ था 6 अगस्त 1952 को एंड हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इसका मेन एम था स्ट्रेंथन करना और मोबिलाइज करना एफर्ट और रिसोर्सेज को नेशन की, और प्रमोट करना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, इंश्योर करना एक बैलेंस और रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक एडवाइज़र रहा था ये गवर्नमेंट का और सुपरविज़न किया था इसने कि नीति आयोग जो प्लान कर रहे हैं उसको इसने सुपरवाइज़ किया। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या रहेंगे इस चैप्टर में हमारी? प्लानिंग,
ये सिस्टमेटिक अप्रोच थी